आरव डॉक्टर जूल के सामने खड़ा था, पर वो हार चुका था और उसे देखकर लग रहा था कि वो काफी बेबस और लाचार हो गया है। डॉक्टर, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तुमने मेरे पिता को मारा। क्या बिगाड़ा था आखिर उन्होंने तुम्हारा? आरव ने लगभग रोते हुए कहा। वो अभी आगे कुछ भी कह पाता कि तभी इतने में डॉक्टर जूल ने कहा, तुम्हारे पिता ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, पर मुझे उनका शरीर चाहिए था, बस इसी कारण मुझे ये सब करना पड़ा। हाँ, मैंने तुम्हारे पिता को मारा और अब तुम्हारी बारी है। कहते हुए डॉक्टर जूल ने एक वार किया। आरव उस वार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। देख लिया मुझसे बगावत करने का अंजाम। जो कल तलक मेरे इशारों के ऊपर नाचा करता था, वह आज मुझसे ही बगावत करने चला था, इसलिए इसका मरना तय था। और तुम दोनों भी ये बात कान खोलकर सुन लो कि अगर गलती से भी तुमने मेरे साथ विश्वासघात करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। डॉक्टर जूल एक अजीब गुस्सैल आवाज में श्रुति और आकाश से कहता है, आप हम पर भरोसा रखिए, हम मर जाएंगे मगर तब भी आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। श्रुति ने कहा, हमें आपसे विश्वासघात का अंजाम मालूम है, इसलिए हम सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते। तभी आकाश ने भी बीच में आकर कहा। दोनों की बातें सुन डॉक्टर जूल के अंदर एक घमंड आ गया। शाबाश, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। इसी तरह तुम जैसे लोगों का मुझे साथ मिलता रहा तो मुझे अपने इरादों में कामयाब होने से कोई भी रोक नहीं सकता, विराज भी नहीं। डॉक्टर जूल ने कहा। जहां एक तरफ डॉक्टर जूल आरव को मार चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अब यह खबर विराज तक भी पहुंच गई है कि आरव अब मर चुका है, जिसका एहसास उसे अभी अभी हुआ है। आरव की मौत से विराज को एक झटका लगा था, क्योंकि वो जानता था कि आरव कोई बुरा इंसान नहीं था, बल्कि डॉक्टर जूल के कारण वो बुराई का साथ देने लगा था। इंतकाम तो अब होगा तुम्हारी मौत का, बहुत जल्द डॉक्टर जूल, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अब बहुत जल्द एक ऐसा युद्ध होगा जो बुराई को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा कर रख देगा। विराज खुद से बातें करते हुए कहता है। एक तरफ विराज ने मन ही मन बुराई के खिलाफ कुछ निश्चय किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पैरेलल यूनिवर्स में डेविड जूल अपने इन्वेंशन के दम पर प्रोफेसर श्रीनिवासन के बारे में काफी हद तक जानकारी जुटा चुका है। इसीलिए अब वो खुद श्रीनिवासन को लेकर एक नया प्लान कर रहा है। डेविड जूल को प्रोफेसर श्रीनिवासन के बारे में उस पेपर की कटिंग में कुछ ऐसा पता चला जिसके कारण वो बेहद ही हैरान है। उस पेपर के कटिंग के हिसाब से श्रीनिवासन और डॉक्टर ध्रुव दोनों भाई थे, पर श्रीनिवासन जब 7 साल का था उस वक्त ही उसका पूरा परिवार मारा गया था। उस एक्सीडेंट में श्रीनिवासन ही एक बचा था। तो फिर आज के जमाने में जो डॉक्टर ध्रुव है वो कौन है, और क्या वो श्रीनिवासन का भाई है? इतना कहकर डेविड जूल खामोश हो गया और गाड़ी चलाने लगा कि तभी थोड़ी दूर जाने के बाद उसके मन में एक ख्याल आया। आज वो वक्त आ गया है जब मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगा प्रोफेसर। मेरे उस इन्वेंशन से सब कुछ बाहर आ जाएगा, इसीलिए तैयार हो जाओ दुनिया के सामने खुद को इस हाल में देखने के लिए। डेविड जूल खुद से बातें करते हुए कहता है और अगले ही पल वो अपने घर से निकल पड़ता है श्रीनिवासन के लैब की तरफ। डेविड जूल अभी अपनी कार से जा रहा है। डेविड जूल के हाथ में अभी 1 मीटर है जो उसे लोकेशन बता रहा है श्रीनिवासन की उस सीक्रेट लेबोरेटरी का, और साथ ही उसके कार के फ्रंट में उसका स्मार्ट आईपैड लगा हुआ है, जिसके अंदर वो अभी एक बड़ा सा अंधेरा कमरा देख पा रहा है। यहां पर कुछ 5-6 लोग इकट्ठा हैं जो कि प्रोफेसर श्रीनिवासन के भाई डॉक्टर ध्रुव से कुछ बात कर रहे हैं, जिसका चेहरा अभी भी किसी को नजर नहीं आ रहा है। ये डॉक्टर ध्रुव किससे बातें कर रहा है और मैं इसका चेहरा क्यों नहीं देख पा रहा हूं? डेविड जूल खुद से कहता है और फिर धीरे धीरे अपनी उस मक्खी वाले कैमरे को कंट्रोल करने लगता है। तभी उनमें से एक शख्स डॉक्टर ध्रुव से बोला, सुपर अर्जुन को जिसने इतना पावरफुल बनाया है
सुनने में आया है कि वो आपका भाई प्रोफेसर श्रीनिवासन है। हाँ, वो मेरा ही भाई प्रोफेसर श्रीनिवासन है, जो सुपर अर्जुन का इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर रहा है ताकि वो मुझे बर्बाद कर सके, मुझे मेरे इरादों में कामयाब होने से रोक सके। डॉक्टर ध्रुव ने कहा, लेकिन हम अपने जीते जी ये सब नहीं होने देंगे। सुपर अर्जुन आपके लिए खतरा बने उससे पहले हम उसके लिए काल बन जाएंगे। वहां पर खड़े बाकी लोगों ने कहा, उसकी टेंशन मत लो। सुपर अर्जुन कब क्या करेगा, कैसे करेगा और कहां तक मुझे नुकसान पहुंचाएगा, उसे कब खत्म करना है, ये सब मेरे खुफिया दिमाग के अंदर पहले से ही सेट है। डॉक्टर ध्रुव ने कहा। तभी वहां पर मौजूद चौथा शख्स बोला, इसका मतलब आपकी प्लानिंग सुपर अर्जुन को हमेशा इशारों पर नचाने की है। लेकिन यह सब कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि सुपर अर्जुन के पास तो उसकी सुपर पावर मौजूद है। उसे हराना इतना आसान भी तो नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। उस शख्स की बात सुन डॉक्टर ध्रुव ने जवाब दिया, मैं जानता हूं कि सुपर अर्जुन को हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए तो मैंने सुपर अर्जुन को कमजोर करने के लिए एक ऐसा जाल बुना है जिसके अंदर धीरे धीरे वो फंसता जा रहा है। और कमाल की बात तो यह है कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं कि उसके साथ अभी हो क्या रहा है। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर ध्रुव कहता है, और आपके भाई प्रोफेसर श्रीनिवासन, उसका क्या होगा? वो तेजी से आपकी ओर बढ़ता आ रहा है। क्या उसके खिलाफ भी आपकी कोई प्लानिंग है जैसे सुपर अर्जुन के खिलाफ है? इनमें से एक शख्स ने पूछा। तभी अचानक उस जगह पर लाइट जलती है जहां पर बैठा हुआ है डॉक्टर ध्रुव, जो अपनी चेयर पर मौजूद है, जो आगे पीछे जा रही है। पर कार में बैठा डेविड जूल डॉक्टर ध्रुव का चेहरा देख नहीं पा रहा है क्योंकि कुर्सी दूसरी तरफ है। ये डॉक्टर ध्रुव दीवार की तरफ मुंह करके क्यों बैठा है? डेविड जूल ने कार में बैठे बैठे कहा, जो अपने स्क्रीन पे ये सब कुछ देख रहा था। तभी डेविड जूल ने अपने कैमरे को थोड़ा और पास किया और इतने में डॉक्टर ध्रुव की कुर्सी सामने की तरफ मुड़ी और डेविड जूल ने अपनी स्क्रीन पर जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। हैं? इस कुर्सी पर तो बस एक सॉफ्ट टॉय रखा है। ये कैसा मजाक है? और डॉक्टर ध्रुव कहां है? डेविड जूल ने हैरानी से सवाल किया। एक तरफ डेविड जूल हैरान है तो वहीं दूसरी तरफ उस ऑफिस के कमरे में जैसे ही उन 3-4 लोगों ने कुर्सी पर उस सॉफ्ट टॉय को देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। ये कैसा मजाक है डॉक्टर ध्रुव? सभी लोगों ने कहा। उनके इस सवाल पर वहां उस सॉफ्ट टॉय में लगे स्पीकर से आवाज आई, ये कोई मजाक नहीं जेंटलमैन, डॉक्टर ध्रुव कभी मजाक नहीं करता। डॉक्टर ध्रुव के कहते ही दूसरी तरफ कार में बैठा डेविड जूल को सारा खेल समझ आ गया। उसने खुद से कहा, ओह, तो इसका मतलब प्रोफेसर श्रीनिवासन ने ही ये सब किया है। हाँ, उसी ने किया है। उसने अपने मरे हुए भाई ध्रुव का नाम देकर आज तक दुनिया को बेवकूफ बनाया है। इसका मतलब सुपर अर्जुन को एक गहरी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब बहुत जल्द मैं तुम तक पहुंचूंगा प्रोफेसर श्रीनिवासन, और फिर तुम्हारा ये चेहरा मैं लोगों के सामने लाकर रहूंगा, खासकर तुम्हारे स्टूडेंट सुपर अर्जुन के सामने। आज सुपर अर्जुन भी तुम्हारी हकीकत को जान जाएगा। तुमने यही बोला था ना अर्जुन को कि तुम अपने भाई डॉक्टर ध्रुव के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ रहे हो जिसमें तुम अपने स्टूडेंट का यूज करके उसे उसके इरादों में कामयाब होने से रोक सकते हो। और हमारा भोला अर्जुन तुम्हारी बातों में आ गया। आज मैं दुनिया को बता दूंगा कि तुम्हारा कोई भाई है ही नहीं जिसे तुम्हें रोकना है। खुद से बातें करते हुए डेविड जूल कहता है। डेविड जूल प्रोफेसर श्रीनिवासन और सुपर अर्जुन से रिलेटेड इन्हीं बातों पर उलझा हुआ है। तभी अचानक उसके कार के सिस्टम में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है और देखते ही देखते उसकी कार का बैलेंस बिगड़ने लगता है। वो उस एडवांस कार के फ्रंट पर लगी एक स्क्रीन पर देखता है कि स्क्रीन में रेड निशान दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है खतरे का निशान। ये अचानक मेरे कार के सिस्टम को क्या हो गया? मैं इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूं? स्क्रीन पर अपनी उंगलियों से कुछ छेड़खानी करते हुए डेविड जूल ने कहा। लेकिन बावजूद इसके वो कार कंट्रोल होने की बजाय कंट्रोल से बाहर होते जा रही। डेविड जूल काफी कोशिश कर रहा है कार को वापस से कंट्रोल करने की, लेकिन हर एक बीतते सेकंड के साथ कार का बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। तभी अचानक
डेविड जूल कार का डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी लॉक हो चुके हैं, जो खुलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये सब देखकर डेविड अब पूरी तरह परेशान हो चुका है। वो आगे कुछ सोच पाता उससे पहले उसकी कार का बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते उसकी कार ब्रिज के ऊपर चली जाती है और अगले ही पल वो कार डेविड जूल को लेकर नीचे पानी में गिर पड़ती है। कार पानी में मौजूद है और कार के अंदर अभी भी डेविड जूल मौजूद है, जो छटपटा रहा है और कई कोशिश कर रहा है जिससे वो कार से बाहर आ सके, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम ही हो रही है। अब पानी कार के अंदर घुस आया है और साथ ही डेविड को सांस लेने में भी प्रॉब्लम्स होने लगी है। इसी तरह कुछ मिनटों तक डेविड खुद को बचाने के लिए छटपटाते रहता है, लेकिन अगले ही पल उसकी मौत हो गई। एक तरफ डेविड जूल की मौत हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में काम्या अर्जुन को एक ऐसी जगह पर छोड़कर आई है जहां वो कुछ दिन आराम से रह सकता है। तो वहीं अब काम्या परेशान है, जिसका कारण विराज की वो बातें हैं जिस वजह से काम्या कल से काफी परेशान हो गई है। और दूसरी तरफ उस छोटी सी लड़की की फोटोग्राफ्स जिन्हें जलाने की कोशिश कल रात गणेश कर रहा था। काम्या ने कल रात उन अधजली फोटोग्राफ्स को अपने बैग में एक बुक्स के अंदर संभाल कर रखा है। अगले ही पल उसे उन फोटोग्राफ्स का ध्यान आता है और फिर वो अपना बैग ओपन करके वापस अपने बुक के अंदर एक छोटी सी लड़की की फोटोग्राफ्स को गौर से देखने लगती है। वैसे इन फोटोग्राफ्स में जो लड़की है, मैं इसकी जैसी तो नहीं दिखती थी बचपन में, फिर ये कौन है और पापा इसकी फोटोग्राफ्स को जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? काम्या खुद से बातें करते हुए कहती है। तभी उसे विराज का ख्याल आता है, जिसने उसे कल ये बात बताई थी कि वो उसके प्लैनेट मेराटिनो की ही एक मेंबर है। विराज ने मेरे माइंड में शक का बीज पैदा कर दिया है अपने पिता को लेकर। अब विराज ही मुझे इसका सल्यूशन बताएगा। मुझे अभी विराज के पास जाना होगा, काम्या खुद से बातें करते हुए कहती है। और फिर काम्या उसी सुनसान जगह की ओर निकल पड़ती है जहां उसे कल विराज ने उससे जुड़े एक चौंका देने वाली सच्चाई बताई थी। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर जूल अभी अपनी लेबोरेटरी में मौजूद है, जिसके माइंड में अभी विराज को लेकर कुछ नई प्लानिंग चल रही है और साथ ही वो थोड़ा परेशान भी है, जिसकी अहम वजह आरव है। डॉक्टर जूल ने भले ही आरव को खत्म कर दिया हो, लेकिन उसे अब ये डर सताने लगा है कि उसके लिए काम कर रहे श्रुति और आकाश भी कहीं आरव की तरह उसके साथ दगाबाजी तो नहीं करेंगे। कहीं ये दोनों भी तो उसे बर्बाद करने की अंदर ही अंदर साजिश तो नहीं रच रहे हैं। आप किस सोच में डूबे हैं डॉक्टर? कहीं आप अभी विराज के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? आकाश ने सवाल किया। हाँ, तुमने सही फरमाया आकाश। मैं इस वक्त विराज को लेकर कुछ प्लान कर रहा हूं, क्योंकि जब तक विराज हमारे रास्ते में खड़ा है तब तक हम अपनी शैतानी इरादों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए अब विराज को अपने रास्ते से हटाना हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया है, डॉक्टर जूल ने कहा। अगर आप हमें इजाजत दें तो हम आज ही जाकर विराज को खत्म कर देंगे, फिर आपके रास्ते का रोड़ा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, श्रुति ने एक अजीब सी आवाज में कहा। अब मैं तुम्हारी इन बातों पर तुम्हारा हौसला अफजाई करूं या फिर तुम्हारी तारीफ करूं? मैंने तुम दोनों से भी कई पावरफुल शैतानों को विराज को खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक वो विराज को खत्म नहीं कर पाए। और तुम्हें लगता है कि तुम चुटकी बजाते ही विराज को खत्म कर दोगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसे मारने के लिए मैं अगर अपनी पूरी फौज भी भेज दूं तो वो उन्हें खत्म कर देगा। समझ नहीं आता उसके पास इतनी पावर्स आई कहां से, डॉक्टर जूल ने कहा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम विराज को कभी भी हरा नहीं पाएंगे, श्रुति ने कहा। और इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत जल्द विराज हमें कोई नुकसान पहुंचा देगा। हो सकता है वो हम सभी को खत्म कर डाले और वापस अच्छाई का राज स्थापित कर देगा, श्रुति की बात पर आकाश ने कहा। दोनों की बातें सुनकर डॉक्टर जूल बुरी तरह से भड़क गया और फिर उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं विराज को अच्छाई का राज स्थापित करने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। तो फिर हम कैसे खत्म करेंगे विराज को? तभी आकाश ने पूछा, जिसके सवाल पर डॉक्टर जूल पागलों की तरह हंसने लगा। जो कुछ वक्त थम गया था वो अब वापस आएगा। अब फिर एक बार हंकार देगा दस्तक, अपनी
खूंखार फौज के साथ, जिनका सामना होगा विराज से, और इस बार विराज का हारना तय है। डॉक्टर जूल एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहता है, अब किस तरह की तबाही मचाएगा डॉक्टर जूल। एक तरफ डॉक्टर जूल विराज को खत्म करने के लिए वापस अपनी हंकार की फौज तैयार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विराज अभी काम्या से मिलने उस सुनसान जगह जा पहुंचा है जहां पहले से काम्या उसका इंतजार कर रही है। अरे बड़ी अजीब बात है, मैं इस जगह पर तुम्हें तलाशने आई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी जल्दी यहां पहुंच जाओगे, काम्या चौंकते हुए बोली, जिसकी बात सुनकर विराज हंस पड़ा। मुझे यहां तुम्हारे होने का एहसास पहले ही हो गया था, इसलिए मैं ऐन वक्त पर तुम्हारे सामने पहुंच गया। मुझे मालूम हो गया था कि तुम भी यहां मुझे ढूंढने आई हो, विराज ने जवाब दिया, जिसे सुनकर काम्या हैरान हो गई। पर कैसे? मैंने तो तुम्हें कोई फोन कॉल नहीं किया और ना ही कोई मैसेज छोड़ा था, तो फिर तुम्हें मेरे यहां होने का आभास कैसे हुआ? और ये कैसे पता चला कि मैं यहां आने वाली हूं, वो भी तुमसे मिलने? काम्या ने फिर एक और सवाल विराज से किया। मैंने कहा था ना कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम हमारे प्लैनेट मेराटिनो की ही एक मेंबर हो। तुम्हारी बॉडी से मिल रहे सिग्नल मुझे तुम तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए अब तुम इस बात को भी मान लो कि तुम भी मेरी तरह इंसान ना होकर एक परग्रही हो, विराज ने कहा। तुमने अभी जो कुछ भी कहा वो थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, लेकिन इससे ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि मैं इंसान न होकर मेराटिनो प्लैनेट की एक परग्रही हूं, काम्या ने जवाब दिया। आज नहीं तो कल तुम्हें इस हकीकत को एक्सेप्ट करना ही होगा कि तुम इंसान नहीं हो। खैर, अभी तुम्हारे यहां आने का मकसद क्या है, ये बताओगी जरा मुझे, विराज ने काम्या से सवाल किया। हाँ बिल्कुल बताऊंगी, इसलिए तो मैं यहां सबसे छुपते छुपाते आई हूं। इतना कहते ही काम्या ने अपने बैग में से एक बुक निकाली, जिसके अंदर मौजूद है उस छोटी सी लड़की की आधी जली फोटोग्राफ्स, जिसे कल रात काम्या के पिता गणेश ने जलाने की कोशिश की थी। काम्या उन फोटोग्राफ्स को विराज को दिखाती है और कहती है, इस अधजली फोटोग्राफ्स में जो लड़की है उसे मैं नहीं जानती, मैंने इसे आज तक कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे पापा कल रात इन फोटोग्राफ्स को जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं रहे। जब मेरे पिता वापस घर के अंदर पहुंचे तो मैंने इस फोटोग्राफ्स को चुपके से बाहर आंगन से उठा लिया और इन्हें अपने पास रख लिया। काम्या ने विराज को पूरी बात बताते हुए कहा, जिसे सुनकर विराज भी थोड़ा हैरान है और उन फोटोग्राफ्स को देखने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि तुम्हारे पिता इन फोटोग्राफ्स को जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे, और कौन है ये लड़की? मुझे लगता है तुम्हारी फैमिली से इस लड़की का कोई ना कोई गहरा रिश्ता जरूर है, विराज ने अपनी बात काम्या के सामने रखते हुए कहा। कि कैसा रिश्ता? विराज की बात पर काम्या ने चौंकते हुए पूछा। उसके इस सवाल पर विराज कुछ देर तक सोचने लगा और फिर बोला, इसका पता तुम्हें अपने घर जाकर लगाना होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम अपने माता पिता को डायरेक्ट फोटो में मौजूद इस लड़की के बारे में मत पूछना। तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे सामने सारी सच्चाई दूध की तरह साफ हो जाए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर इस काम को अंजाम दूंगी, पर मेरा एक सवाल है तुमसे, काम्या ने पूछा, जिस पर विराज ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या सवाल है? यही कि तुम्हारे पास जब इतनी सारी अनोखी पावर्स है तो फिर तुम ही क्यों नहीं बता देते इस फोटो वाली लड़की के बारे में? काम्या ने पूछा तो उसके इस बात पर विराज बोला, नहीं, मैं इतना भी पावरफुल नहीं हूं, और तुम्हारे बारे में मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि तुम्हारे पीठ पर बने उस निशान से मुझे एक वाइब्रेशन मिलती है। विराज की बात सुन काम्या थोड़ी उदास हो गई। तभी सामने से विराज ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की कोई फोटो है क्या? नहीं, पर क्यों? तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? काम्या ने हैरान होकर पूछा। इसका जवाब तुम्हें अपने माता पिता से मांगना होगा, शायद मुझसे पहले वो तुम्हें इस बारे में अच्छे से बता सके, विराज ने जवाब दिया। वैसे जब भी मैं अपने मम्मी पापा से अपने बचपन की तस्वीरों की जिक्र करती हूं तब वो मुझसे कह देते हैं कि उस वक्त हमारे पास कैमरा नहीं था, इसी कारण मेरे बचपन की एक भी फोटो घर पर नहीं है,
काम्या ने मायूसी भरा जवाब दिया, तुम्हारे घर पर तुम्हारी बचपन की एक भी फोटोग्राफ्स का न होना, अचानक तुम्हें इस लड़की की फोटोग्राफ्स का मिलना और मेरे तक तुम्हारे सिग्नल पहुंचना, क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब थोड़ा अजीब है? विराज ने पूछा। विराज के सवाल पर काम्या कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। काम्या विराज से मिलने के बाद घर पहुंच चुकी है, जहां उसे वापस अपने अतीत से जुड़े हुए सवालों की तलाश करनी है, क्योंकि विराज का मानना है कि काम्या उसकी प्लैनेट मेराटिनो की ही एक मेंबर है। लेकिन काम्या अभी भी विराज की बात से पूरी तरह सहमत नहीं है। काम्या अपने रूम में बैठकर ये सब सोच रही है। वहीं दूसरी तरफ गणेश और मीनाक्षी अभी काम्या को लेकर ही कुछ बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है आजकल हमारी बेटी का बर्ताव थोड़ा बदल गया है। मैं देख रही हूं कि कुछ दिनों से वो काफी परेशान रहने लगी है, अकेले में खुद से बातें करती है और हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगी है। पता नहीं क्या हो गया है उसे, मीनाक्षी गणेश से कहती है। मीनाक्षी की बातों से गणेश कुछ सोचता है, अपने सिर पर हाथ लगाता है और फिर सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, वो ये कि मीनाक्षी की बातों का गणेश ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया। अब आप ये किस बात को लेकर परेशान हो गए हैं जो मेरी बातों का जवाब भी नहीं दिया आपने? मीनाक्षी ने गणेश को परेशान होता हुआ देख सवाल किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं दरअसल काम्या के बारे में ही सोच रहा हूं। आखिर मैं उसका बाप हूं, मुझे भी अपनी बेटी की चिंता होती है, मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता, गणेश परेशान होते हुए जवाब देता है। कल उसने हमसे काफी अजीब से सवाल किए, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वो क्यों अपने अतीत के बारे में जानना चाहती है? ये बात मेरे अभी तक समझ में नहीं आई। मीनाक्षी एक बार फिर टेंशन में आकर बोली, जिसके बाद गणेश भी सोच में पड़ गया। कहीं काम्या को किसी ने सच्चाई तो नहीं बता दी? तभी गणेश ने कहा। गणेश की बात सुनते ही मीनाक्षी के चेहरे के भाव बदल गए। क्या? कौन सी सच्चाई? ये किस सच्चाई की बात कर रहे हैं आप? मीनाक्षी ने चौंकते हुए पूछा। मीनाक्षी के इस सवाल पर गणेश बोला, अरे मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है कि काम्या का कोई दोस्त ऐसा हो, या किसी ने उसे मजाक मजाक में कुछ ऐसा कह दिया हो कि जिस वजह से उसका माइंड खराब हो गया हो, और इसी वजह से वो हमसे उल्टे सीधे सवाल पूछने लगी है। पर ऐसे कैसे कोई काम्या को उल्टा सीधा कह सकता है, वो भी उसके अतीत को लेकर? अरे जाहिर सी बात है, काम्या हमारी बेटी है, मुझे इसके पीछे कुछ और कारण लगता है, मीनाक्षी ने जवाब दिया। हाँ, मैं कब मना कर रहा हूं कि काम्या हमारी बेटी नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा जरूर है जिसको लेकर काम्या परेशान है, वरना वो हमसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल तो नहीं करती थी, गणेश ने थोड़ा चिंता करते हुए कहा। मीनाक्षी और गणेश यूं ही आपस में अपनी बेटी काम्या को लेकर कुछ बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर काम्या भी आ जाती है। अरे बेटा, आ गई तुम? हम भी अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, काम्या की मां मीनाक्षी बोली। लगता है आजकल मेरी बहुत याद आ रही है आप लोगों को, इसलिए हर वक्त मुझे याद करते हैं आप लोग, काम्या ने एक सीरियस मूड में कहा। अरे हम मां बाप हैं तेरे, तुझे याद नहीं करेंगे तो किसी बाहर वाले को याद करेंगे क्या? पता नहीं आजकल तुझे क्या हो गया, तू हमसे ऐसे बातें कर रही है जैसे हम कोई बाहर वाले हैं। अरे बेटा, हम तो तेरे अपने हैं, गणेश काम्या के पास जाकर कहता है। आपने मुझे मेरे सवालों का जवाब अभी तक नहीं दिया पापा, काम्या ने कहा। अब बेटा, तेरे सवाल ही ऐसे फिजूल होंगे तो मैं क्या जवाब दूं उसका, इसीलिए उन सब बातों को भूल जाओ, गणेश ने कहा। ठीक है, इतना तो बता दीजिए कि मेरी बचपन की फोटोज क्यों नहीं है घर पर? तभी काम्या ने अहम सवाल किया। काम्या के ऐसा कहते ही गणेश थोड़ा हैरान होता है और बातों को टालने की कोशिश करता है। बेटा, तू कुछ दिन पहले मुझसे बोल रही थी ना कि तेरे स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो ऐसा कर, आज एक नया स्मार्टफोन ले ले। ऐसा कहते ही गणेश अपने शर्ट की पॉकेट से अपना पर्स निकालकर उसमें से कुछ पैसे निकालता है। पापा प्लीज, इस बार मुझे कुछ नहीं सुनना, और आप ये मेरी बात को बीच बीच में काटने की कोशिश मत करिए। मैंने जो पूछा आपसे वो बताइए, मेरी बचपन की फोटो क्यों नहीं है घर पर? काम्या थोड़ा गुस्से में बोली। बेटा, है तो सही तेरे बचपन की फोटो घर में,
बाकी तुझे क्या चाहिए? तभी मीनाक्षी बोली, वो सारी की सारी फोटोज 4-5 साल से बाद वाली है, लेकिन उससे पहले की कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं है मेरे घर पर। ऐसा क्यों? काम्या ने फिर एक और सवाल किया। उसके इस सवाल पर गणेश ने जवाब दिया, वो इसलिए कि मैं उस वक्त थोड़ा परेशान था अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर। तुझे तो पता ही है ना कि उस वक्त तेरे दादा दादी भी जिंदा थे, इसलिए उस दौरान तेरी फोटो क्लिक नहीं कर पाए हम लोग। और वैसे भी टाइम काफी अलग था, इतनी सुविधाएं भी तो नहीं थी हमारे पास, और फोटो खिंचाने का कुछ खास शौक भी नहीं था हम लोगों को। लेकिन बाद में जब तू बड़ी हो गई तो तेरी फोटो खींची थी हमने। ये देख, चारों तरफ दीवारों पर ज्यादातर तेरी ही तो फोटोग्राफ्स है, और वैसे भी इस घर में हम लोगों से ज्यादा तेरी फोटोग्राफ्स है। अब और क्या चाहिए? गणेश काम्या को समझाते हुए कहता है, आपकी बातें बगैर किसी लॉजिक के हैं पापा। ये तो कोई बात नहीं हुई कि फैमिली प्रॉब्लम्स थी और आपने मेरी फोटो क्लिक नहीं की, जबकि आपके बचपन की फोटो भी इस घर पर है, लेकिन मेरी नहीं। ऐसा कहते ही काम्या वहां से गुस्से में चली गई, और काम्या के बर्ताव ने गणेश और मीनाक्षी को काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पैरेलल यूनिवर्स में अर्जुन घर पर मौजूद है, यानी कि इस यूनिवर्स के अर्जुन के घर पर। लेकिन जब से अर्जुन इस वर्ल्ड के अर्जुन के घर पर आया है, तब से उसने एक बात नोटिस की है, वो ये कि उसके माता पिता उसे अपना बेटा अर्जुन समझकर हर रोज उसे डांटते रहते हैं। इसलिए आज अर्जुन ने एक नया फैसला लिया है। पता नहीं अर्जुन अभी कहां है, लेकिन एक बात तो तय है, वो जब तक इस घर में होगा तब तक कभी भी चैन से नहीं बैठ पाया होगा। पता नहीं इसके मम्मी पापा भी किस माइंडसेट के हैं, जो आए दिन छोटी छोटी गलतियों पर कई बार तो बेवजह ही उसे डांटते रहते हैं। आज मुझे उसके मम्मी पापा से इस बारे में बात करनी ही होगी, कैसे भी हिम्मत करके। अर्जुन अपने मन ही मन कहता है, और अगले ही पल अपने मम्मी पापा के कमरे में चला जाता है और अपने माता पिता के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जो कि असल में इस वर्ल्ड के अर्जुन के माता पिता है। अर्जुन को इस तरह अपने सामने खड़ा देख देव गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या बात है, ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रहा है तू? कुछ काम है तुझे? हाँ, पैसे चाहिए होंगे ना। खुद तो कभी कुछ करता नहीं और बेवजह के पैसे चाहिए। ये नहीं कि अपने बाप के काम में कुछ मदद करूं। लेकिन नहीं बेटा, तुझे तो फ्री की रोटियां तोड़नी है ना। देव के मुंह से बिना कोई गलती के ये सब सुनकर अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज ना ही आपके पास कोई पैसे मांगने आया हूं और न ही अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपके पास आया हूं। मुझे आप लोगों को अपनी असलियत बतानी है, अर्जुन ने हिम्मत करके कहा। अर्जुन की इस बात पर देव अपनी जगह से उठ गया और बोला, बेटा उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें तेरी असलियत पहले से ही पता है। हमारी बदकिस्मती से तू एक नंबर का निकम्मा नालायक लड़का है हमारा, और यही है तेरी असलियत। देव ने फिर एक बार गुस्से में अर्जुन को लताड़ते हुए कहा, यही तो आपकी प्रॉब्लम है पापा। पता नहीं आप हर वक्त मुझसे ऐसे पेश आते हैं जैसे मैं आपका कोई दुश्मन हूं। अर्जुन ने भावुक होते हुए कहा, बेटा तू जो हर रोज करता है ना, वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। अपने आसपास देख जरा लड़कों को, कैसे अपने मां बाप का नाम रोशन किया हुआ है उन्होंने, और एक तू है जो किसी काम का नहीं, और ऊपर से मेरे काम में भी हाथ नहीं बटाता है। बेटा अब तू बड़ा हो गया है और इसलिए तुझे ये सब बात समझ लेनी चाहिए, वरना आगे जाकर तुझे इसका काफी पछतावा होगा, देव ने कहा। जिसकी बात सुनकर अर्जुन ने कहा, आप ये मत भूलिए कि अर्जुन को जब टाइम होता है तब वो आपके काम में आपकी हेल्प करता है। यहां तक कि कई बार वो अपनी स्टडी को बीच में छोड़कर भी आपके साथ आता है काम करने, लेकिन बावजूद इसके आपके दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत है। सुपर अर्जुन की बात सुन देव और देविका चौंक जाते हैं। अर्जुन की यह बात देव और देविका को कुछ अजीब लगती है। अर्जुन ने यहां पर उसका, यानी कि इस वर्ल्ड के रियल अर्जुन का जिक्र किया है। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तू मेरा बेटा अर्जुन नहीं कोई और है, देव ने चौंकते हुए पूछा। हां, मैं आपका बेटा अर्जुन नहीं हूं, कोई और ही हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन की इस बात पर देविका बोली, अरे आज तुझे क्या हो गया? तू ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? मजाक की भी कोई हद होती है, ऐसा मजाक कोई करता है क्या? आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं आपका बेटा अर्जुन नहीं, किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ अर्जुन, अर्जुन ने जवाब दिया।
अर्जुन की बात को सुनकर देव और देविका पूरी तरह हैरान रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा है कि जो लड़का उनके सामने खड़ा है वो उनका बेटा अर्जुन नहीं, कोई और ही है। अब कैसे यकीन दिलाएगा सुपर अर्जुन देव और देविका को?